नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और इस सर्दी भरी शाम में भी आपका स्वागत है। सर्दी पहले ही कह दां क्यों ही लग गया तो पहले ही कह दां। ठीक है, आज पढ़ने जा रहे हैं साथियों अपन राजस्थान की मिट्टियां। ग्रेड थर्ड के लिए ही है ये टॉपिक, और ग्रेड थर्ड के जो अब बाकी रह गए हैं आपके भूगोल के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके मिट्टियां हैं, आपके खनिज है, आपके ऊर्जा संसाधन है, और कोई इक्का दुक्का हुई तो वैसा भी अब क्लियर करा दा। बिंग बाद शुरू करा राजस्थान रो इतिहास। ठीक है, हिंदी में कहें तो ये इक्के दुक्के जो टॉपिक बचे हैं उन्हें पूरा करवा दिया जाएगा, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास शुरू किया जाएगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन मिट्टियां। मिट्टियों में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं उसे जान लो। पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले यह जान लिया करो कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। मिट्टियों में सर्वाधिक प्रश्न ये बनते हैं कि वो मिट्टियां कहां पाई जाती है, ठीक है, या फिर उस मिट्टी का कोई उपनाम है तो ये पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि इस मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, या कोई, या फिर ऊपर ऊपर से पूछ लेते फिर सामान्य प्रश्न, जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी कहते हैं सोइल, सोइल बना है सोलम से, सोलम है लैटिन भाषा का शब्द। इस तरीके से मिट्टी के अध्ययन का पूछ ले तो पेडोलॉजी कहा जाता है। मतलब या तो ऊपर ऊपर पूछे तो सामान्य प्रश्न बन गया, सभी सही करे, और ज्यादातर ये कहूं मैं कि 80% प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। ठीक है, यदि इनसे नहीं बनेगा तो आजकल एक नया पैटर्न चल रहा है, राजस्थान और भारत में, मतलब विदेशी और हाथ आएगा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक वर्गीकरण दिया है मिट्टी का, उस पे पूछ लेते हैं। एरिडिसॉल्स, एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, ये सारे पूछ ली जाती है। तो जो भी पूछेंगे इस थंबनेल पे भी आपको दिख रहा है सब कुछ। तो अपन इस क्लास में सब कुछ ही पढ़ने वाले हैं। कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ग्रेड थर्ड ग्रेड क्लास कद स्टार्ट हुई पाची, मन तो ओ समझ नहीं आवे कि बंद कद हुई। ग्रेड थर्ड की तो चल रही है भाई। करंट अफेयर्स पढ़ाया वो भी ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ाया, सूचना तकनीकी पढ़ाई है तो वो भी ग्रेड थर्ड के लिए पढ़ाई है। सब कुछ बीच में करंट और इसकी आई थी। अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह, कल्चर, हिस्ट्री बहुत पढ़ाई, पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। और अब ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पूरा करके अपन आज के, यदि थंबनेल पे देखोगे तो क्लास का नंबर नहीं है, आने वाली 2-4 क्लासों पे नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्लास नंबर मिलेगी आपको शाम को 8:30 बजे के करीब। कारण यह है कि विद्यालय खुल चुके हैं और दिन में मेरा पूरा शेड्यूल विद्यालय का रहता है। विद्यालय से आने के बाद मैं आप लोगों के लिए स्लाइड बनाता हूँ, कुछ एक जो है 1-2 में बनाकर चला जाता हूँ सुबह सुबह, फिर वापस आने के बाद में स्लाइड बनाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों की क्लास शेड्यूल की जाती है। ठीक है, तो भी कई जना के गुरुजी थे करो कहीं मेरे खातिर क्या करियो कि नहीं करियो, बस थे पढ़ लियो, ठीक, सिलेक्शन ले लियो। चलिए शुरू करते हैं। जहां ट्रिक्स आएगी ट्रिक्स बता दूंगा, जहां जो भी याद करने का तरीका होगा वो बता दूंगा। करें शुरू, श्री गणेश। चलिए, ओके। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक, बनने की संभावना है कम, क्योंकि मृदा के अध्ययन से प्रश्न शायद बने, कम रहती है। ज्यादा संभावना मैं वही कहूंगा जहां स्थान पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आसानी से याद रह जाता है, पेडोलॉजी। ठीक, मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। बस ज्यादा रटने का काम नहीं। मृदा क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। सॉइल बोलते हैं ना, सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। अच्छा, सोलम का अर्थ पूछे तो सोलम का अर्थ होता है फर्श। मिट्टी कहां होगी? अर्श पे होगी कि फर्श पे होगी? अर्श यानी ऊपर, फर्श पे ही होगी तो उसको कहा जाता है फर्श। ठीक है ना, सॉइल। और ज्यादातर आप लोगों ने यदि ढंग से पढ़े हो, नोटिस किया होगा कि यदि कहीं से उत्पत्ति वाली बातें आती है तो लैटिन, ग्रीक, यूनानी, ये भाषाएं अपन देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो ज्यादातर में लैटिन भाषा आपके आती ही है। समझ में आ गया? क्या याद करना है? मृदा यानी सॉइल की उत्पत्ति सोलम शब्द से हुई है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। इस तरीके से याद कर लोगे ना, इधर से इधर, इधर से इधर, बस। बाकी लैंग्वेज सहायक लैंग्वेज है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी कम पूछने की संभावना है, लेकिन क्लास की भूमिका बनाने के लिए देना जरूरी था। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है यूएनओ द्वारा 2015 को घोषित किया गया। रचना के आधार पर यदि मिट्टियां पढ़ी जाए तो मिट्टियां 2 प्रकार की होती है, रचना के आधार पर स्थानीय और विस्थापित। अच्छा, इधर वाली पूरी स्लाइड में से सवाल बनने की संभावना है कम। ठीक है, स्थानीय यानी जो पहले से मूल रूप से पाई जाती है, विस्थापित यानी कि जो नदियों से, पवनों से बहाकर लाई जाती है, वो विस्थापित। बस इतना ही समझने लायक है यहां तक। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? अच्छा, ये मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं क्योंकि ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाई जाने वाली रेतीली बलुई मृदा,
कैसे याद रखोगे? कोई इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। देखो सबसे बड़े बड़े जिले राजस्थान में किस तरफ पाए जाते हैं कि गुरुजी 25 पश्चिमी साइड पाए जाए, तो पश्चिमी साइड ही रेतीली बलुई मृदा ज्यादा है, ठीक है ना। रेगिस्तानी भाग है वहां पे ज्यादा है, क्यों? वहां पे वनस्पतियां कम है, बारिश कम होती है, तो इस वजह से मृदा का प्रसार धाप धाप के होता है, ठीक है ना। तो पश्चिमी साइड में मृदा ज्यादा है, तो रेतीली बलुई मृदा सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक वायु अपर्दन वाली मृदा कौन सी है? रेतीली बलुई। अब मैं इन कारण पहले ही बता दियो कि अट्टे मतलब के है वनस्पति रहित क्षेत्र है ना ज्यादातर, ठीक है। सोम जैसलमेर वगैरह देख लो, हवाओं हले हगेड़ी, ठीक है, और धूल उड़े धापेड़ी, यानी कि धाप धाप और प्रचार में, प्रचार और प्रसार दोनों ही होता है दबा के। और सबसे ज्यादा वायु अपर्दन द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रसार होता है ना, वो रेगिस्तान का प्रसार भी कह सकते हैं उसे, और उसके लिए नाचना गांव जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? नाचना। किस लिए जाना जाता है? रेगिस्तान का प्रसार। रेगिस्तान का प्रसार, ठीक है, याद रह जाएगा। मृदा अपर्दन को कृषि के क्षय रोग से, यानी कि क्षय रोग कौन सा होता है, क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। मृदा अपर्दन जो होता है उसे कृषि के क्षय रोग यानी कि कृषि के टीबी के नाम से भी, या जमीन की टीबी भी आप कह सकते हो, धरती की टीबी के नाम से या क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रेंगती मृत्यु कहा जाता है। मरुस्थल का जो प्रसार होता है उसे रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु। चल, मृदा अपर्दन की बात चल रही, तो मृदा अपर्दन जो है वैसे सामान्य तौर पर 3 तरीके से होता है। 3 तरीके का होता है। एक तो होता है क्षैतिज अपर्दन, ठीक है, ऊपर 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 क्षैतिज अपर्दन। एक होता है लंबवत, ठीक है, और एक होता है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन में मतलब ऊपर की मिट्टी के ऊपर वाली उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, चादरी अपर्दन, ठीक है ना। क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन में हवा चलती है, हवा के साथ साथ में अपर्दन होता है। लंबवत उसमें नहीं हो सकता, लंबवत होता है पानी से कटाव वाला। तो क्षैतिज अपर्दन के अंदर यदि अपन ध्यान रखेंगे तो वायु द्वारा होता है, और सबसे ज्यादा जैसलमेर में, ठीक है, मैं कहूं ना जैसलमेर में हवा हले हगेड़ी और धूल उड़े धापेड़ी, ठीक है ना। तो वायु द्वारा सबसे ज्यादा कहां होता है? जैसलमेर के अंदर। लंबवत अपर्दन की अपन बात करें तो जल द्वारा। अब जल में यदि देखी जाए तो अपन देखो, यदि नदियां भी पढ़ ले या कोई भी पढ़ ले और चंबल नदी नहीं आए दिमाग में, तो यानी कि सबसे मुख्य सदा निरा है चंबल, तो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन। अच्छा, ये जो है ना लंबवत, इसे ही अवनालिका भी कह देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन या लंबवत अपर्दन कह दो आप, वो करने वाली नदी है चंबल, यानी कि चंबल के किनारे किनारे वाले। उसमें भी सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो सवाई माधोपुर और करौली। आपको अपवाह तंत्र मैंने याद कराया था जब एक ट्रिक बताई थी इसकी, बुस्कर दो चंबल, ठीक है ना, वो अपवा क्षेत्र की ट्रिक थी। जैसे बनास की बताई थी, राज बना चित भी अटोस खाएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपको याद रखना है कि लंबवत अपर्दन सवाई माधोपुर या नहीं और करौली में सबसे ज्यादा होता है। चादरी अपर्दन की बात करें तो सबसे ज्यादा चादरी अपर्दन जो होता है वो सिरोही के अंदर, और सिरोही के बाद यदि याद रखो तो याद रखना राजसमंद, ठीक है। चादरी अपर्दन में सिरोही याद रखना है, वैसे सिरोही के बाद याद रखो तो राजसमंद। इस स्लाइड में कोई समस्या है कि? मेरे हिसाबों की समस्या नहीं है, और हाथों हाथ ही दिमाग में फिट बैठ गया है। और अब अपन बढ़ सका अगली स्लाइड में, ठीक है। चलिए आगे वाली स्लाइड में आ जाते हैं। ये नक्शा आप लोगों के लिए शामिल किया है ताकि आप क्लास देने के बाद में जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तब आप इसको और अच्छी तरीके से देख के, यदि लोकेशन वाइज, कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, पेपर में एक नक्शा बना के दे दिया जाता है, 1 2 3 4 नंबर लगा दिए जाते हैं, और फिर पूछ लिया जाता है कि फलानी जगह कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो ये नक्शा भी अपने दिमाग में होना जरूरी है। मान लो एग्जाम में आ गया, यहाँ 1 नंबर लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है और यहाँ 4 लगा हुआ है। फिर पूछ लेंगे काली मृदा निम्न में से कौन से, उपरोक्त नक्शे में से कौन से नंबर पे है, तो फिर आप अंदाज लगा सकते हो कि हाँ फलानी फलानी जगह है, ठीक है ना। तो ये नक्शा भी काम ज्योग्राफी में आता है। चलिए ज्योग्राफी में ही आएगा, वैसे नक्शा तो काम ज्यादा। चलिए आगे बढ़े। अब अपन चलते हैं मृदा के वितरण की तरफ या मृदा के वर्गीकरण की तरफ, है ना, सामान्य वर्गीकरण।
सामान्य वर्गीकरण है। अब इसमें अलग अलग तरह की जो है, यदि मृदा खंडों की बात करें तो पहले अपन पढ़ते थे 13 और अब पढ़ा जाता है मृदा खंडों की बात करें ना, कि राजस्थान को कितने मृदा खंड में बांटा गया है। मृदा खंड की बात करें तो 14 मृदा खंडों में बांटा गया है। कई जगह 13 अभी भी लिखा हुआ मिलता है, 14 मृदा खंड के अंदर बांटा गया है। ऑप्शन में ध्यान देना, यदि 14 नहीं है और 13 है तो 13 कर सकते हो आप, ठीक है ना, और 14 है तो फिर 14 मृदा खंडों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन रेतीली बलुई मिट्टी। कुछ मिट्टियों में एक मतलब बाल भर का अंतर आएगा, यानी थोड़ा सा अंतर आएगा, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, ठीक है। रेतीली बलुई यह मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। अब यदि आप यहां पे भी ध्यान दोगे ना, तो ये जो है ना, ये पूरी बलुई मिट्टी जो आ रही है, इसको पूरी तरीके से इसका नाम कह दे तो रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है। ये जो मिट्टी आपको दिख रही है सबसे ज्यादा भी नक्शे के अंदर यदि दिख रही है तो यही दिख रही है, ठीक है नहीं। और रेतीली के अंदर और तरह तरह की आती है, जैसे कि ये भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे भी भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है ना। लेकिन रेतीली बलुई मिट्टी जो है वो पाई जाती है सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में, सबसे ज्यादा। इसकी क्या खासियत होती है कि इसके कण होते हैं मोटे, जो जल रोकने में असमर्थ होते हैं। पानी जो है टिकता नहीं है, जल रोकने में असमर्थ होते हैं, चिपकते नहीं है आपस में ज्यादा, तो पानी रोकने में असमर्थ होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी होती है और कैल्शियम और फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो देखो सबसे ज्यादा तो है जैसलमेर में, फिर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, यानी कि थोड़ा शेखावटी का क्षेत्र आता है इसके अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस तरफ सबसे ज्यादा पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी है पूरी तरीके से, ठीक है, मरुस्थल में ये मिट्टियां पाई जाती है। फिर अपन देखें तो ये नक्शा बाद में भी आप देखना अच्छी तरीके से, ये लवणीय मिट्टी का प्रसार जहां होता है, लवणीय मिट्टी क्षारीय मिट्टी से मिलती जुलती रहती है। लाल पीली मिट्टी है, अपन वैसे अभी एक एक क्षेत्र पूरा पढ़ेंगे। काली मिट्टी जो पठारी मिट्टी है, बाबू जाको जो हड़ौती संभाग के अंदर इस तरफ ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, लाल पीली मिट्टी है। फिर पीली भूरी मिट्टी है, बनास के क्षेत्र के यहाँ पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़, दोमट, कछारी कह दिया जाता है इसे। अच्छी तरीके से अभी अपन और इनको समझते हैं। चलिए एक एक मैं आप लोगों के लिए तराश के स्लाइड लेकर आया हूं, आनंद उठाएं बहुत तबीयत से, ठीक है। चल, लाल दोमट मिट्टी, और लाल दोमट को लाल लोमी मिट्टी भी कह दिया जाता है, लाल लोम मिट्टी भी कह दिया जाता है, ठीक है। थाने एक ट्रिक बताऊं याद करने रही, ये ज्यादातर जो है उदयपुर, डूंगरपुर, अच्छा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वैसे तो यहां पाई जाती है, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर मैं इसलिए ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि उदयपुर, डूंगरपुर से प्रश्न कई बार बना है कि लाल लोमी के उदयपुर, डूंगरपुर। और जब मैं तैयारी करता था 2016 की बात है, तब ध्यान है कि मंद बुद्धि वाले ट्रिक में याद करिया करें, ठीक। तो बस मैं क्या याद करियो कि उड़ू लालो, ठीक है, उड़ू लालो, तो लालो तो लाल लोमी, और उड़ू यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बस उड़ू लालो करियो, बस लालो आ जाए तो अपार कभी गलत वह कौन, तो उड़ू लालो से आप भी याद रख लेना। इसके कण होते हैं बारीक, नमी रोकने की क्षमता इसके अंदर होती है। बारीक कण है तो आपस में चिपक जाते हैं जल्दी से, नमी को जो है बांध कर ज्यादा समय तक रख सकती है। सबसे ज्यादा नमी रोकने की जो क्षमता होती है वो तो दोमट में होती है वैसे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसमें पोटास और लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। मक्के की फसल के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लाल लोमी मिट्टी, ठीक है ना, मक्के की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि इसके वितरण की बात करें साथियों, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आ गया ना। उड़ू लालो याद रख ली, जो बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी ये पाई जाती है। लेकिन कई बार प्रश्न बना है उदयपुर, डूंगरपुर से, ऐसा नहीं कि बांसवाड़ा से नहीं बना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये पावरफुल ग्रुप है, चित्तौड़गढ़ भी याद रखना है, ठीक है। यह मिट्टी की प्रकृति, इस मिट्टी की प्रकृति लेटेराइट मृदा से मिलती जुलती होती है। ये जो मिट्टी होती है ना, इसे कई बार लेटेराइट मिट्टी कहते थे, हालांकि लेटेराइट अलग है। इसकी प्रकृति लेटेराइट से मिलती जुलती है। भारत के अंदर यदि लेटेराइट मिट्टी देखी जाए तो दक्षिण भारत में ज्यादा पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु साइड। और लेटेराइट मृदा जो होती है वो ईंटें बनाने में ज्यादा काम में ली जाती है। इसलिए पूछा जाता है कि भवन निर्माण में कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी का वहां पे उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना।
आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि यदि ये पूछे कि किस मिट्टी की प्रकृति थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है लेटेराइट मृदा से, तो आप उडू लालो, ठीक है, लाल लोमी यानी कि लाल दोमट मृदा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, तो आपके गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। काली मिट्टी, काली मिट्टी भी बहुत बढ़िया तरह की उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। काली मिट्टी में देखो इसके अन्य नाम याद रखना, एक तो वर्टिसोस। अच्छा, वर्टिसोस जो है ये तो अमेरिकी वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार है। एक ध्यान रखना कि अपने रेगुर मिट्टी, ठीक है, याद कराऊं, याद क्या अन्वय, याद करने के लिए एक शब्द याद रखना है, कावरे, ठीक है। कागलो यानी कि कौआ कैसे बोलता है, काव काव बोलता है ना, तो कागला रे, कावरे, ठीक है, याद रख सको। काली वर्टिसोस रेगुर, काली वर्टिसोस रेगुर, बस समस्या खत्म। कावरे, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना तो बकरियां डिब्बे में आती है। आजकल है थोड़ा सा भी मतलब ए डायलॉग ही गा था, गुरुजी आप पढ़ा दो नहीं तो बकरी डिब्बे में आ जाएगी, और ए राज करो मौज करो, ए दो चार ही तो डायलॉग है। पर पढ़े है कि संपत्ति आई तो है, आ संपत्ति भी अधिकरण कर रहा है? ये दो चार ही है बस, ज्यादा है को ना पर पढ़े। रेगुर मिट्टी, इसका निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से होता है, ठीक है। अब देखो जैसे अपने यदि पठारी क्षेत्र देखते हैं तो उसका पठारी क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से होता है। तो अपने हाड़ौती वाला क्या है, पठारी क्षेत्र है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, पठारी क्षेत्र है, तो वहां पठारी क्षेत्र में बेसाल्ट की चट्टानें ही होती है, ठीक है ना। और लोहांश अधिक होता है इसलिए इसका रंग काला हो जाता है। लाल मिट्टी में भी लोह तत्व की अधिकता होती है, काले में भी होती है। ज्वालामुखी चट्टानों के कारण और ज्वालामुखी से बेसाल्ट से बनी होने के कारण ये काली ज्यादा होती है, ठीक है। फास्फेट और जैविक पदार्थों की इसके अंदर कमी होती है और कैल्शियम और पोटास की अधिकता होती है। हालांकि ये चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है चीजें कि किसमें कैल्शियम ज्यादा है, किसमें पोटास ज्यादा है, किसमें फॉस्फेट ज्यादा है, किसमें क्या है, याद नहीं रहती है। तो ज्यादा जो लंबे समय तक याद नहीं रहती है ना, तो देखा करो प्रश्न इस प्रकृति पे बनते कम है कि किसके अंदर क्या ज्यादा है, पोटास है किसके अंदर, थोड़ा बहुत कहीं कहीं से बनता है। ज्यादा प्रकृति प्रश्न बनने की क्या है कि कौन से क्षेत्र में, तो उस पर विशेष जोर दिया करो कि कौन से क्षेत्र में कौन सी है वो याद। हर टॉपिक को याद रखने का एक तरीका होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जितना आप खुद अपने आप पे काम करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक। विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर, यानी कि ये आ गया देखो बाबू झांको, ठीक है ना, अपना वही कोटा संभाग वाला बाबू झांको, ट्रिक कोटा संभाग वाली आ गई। या फिर आपको कह दे कि हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है, तो भी कहीं कोई समस्या नहीं है, वहां पे विस्तार ज्यादा होता है। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। चलिए अगली स्लाइड पे आ गए हैं। देखो जलोढ़, दोमट या कछारी मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ को ही दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार कछारी मिट्टी के नाम से प्रश्न आ जाता है, कई बार जलोढ़ मिट्टी के नाम से और कई बार दोमट के नाम से, ठीक है ना। तो ये सभी एक ही है और सबसे उपजाऊ क्या तो मिट्टी यही है। सबसे ज्यादा जल को रोकने की क्षमता भी इसी मिट्टी के अंदर होती है, ठीक। यह पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। अब मैदानी भाग ये वहां पे पाई जाएगी जहां पे नदियां अधिक बहती है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है। तो मैदानी भाग भी वही होगा जहां पे नदियां अपना जल लेकर आती है, वही मैदानी भाग कहलाता है। नदियों के आसपास ही तो मैदान होते हैं, ठीक है ना। तो मैदानी भाग, तो यदि इसमें देखें तो फिर मैदानी भाग अपने पूर्वी राजस्थान, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला, ये वाला हो जाते हैं सारे के सारे। तो फिर ये मैदानी भागों में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। यदि देखें अपन क्षेत्र तो देखो जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी में भी नदियां ज्यादा बहती है, तो यहां पे भी पाई जाती है। अच्छा एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ जिलों के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई लाइन खींच और मिट्टी नहीं बिछा रहा, क्या इसके लिए लाइन खींची क्या, हाँ गुरुजी कोटा बूंदी बताया, कोटा बूंदी झालावाड़ में नहीं जानी चाहिए, एडो नहीं है। थोड़ी थोड़ी सब जगह सब तरह की पाई जाती है ना। अपने कोई इसके लेकर लाइन खींच के नहीं बिछाई हुई है। ये अधिकांश जो जहां पे पाई जाती है उन जिलों को याद रखा जाता है कि मैदानी भाग है तो यहां पे ये मिट्टियां ज्यादा इस तरीके से पाई जाती है। कोटा बूंदी में भी पाई जाती है,
तय कह दो कि गुरुजी आपने तो कहा कि पूर्वी मैदानी भाग और कोटा तो दक्षिणी पूर्वी में, तो यहां पे भी पाई जाती है। इसलिए कंसेप्ट को समझना जरूरी है। कंसेप्ट क्या है कि नदियां जहां पे ज्यादा बहती है वहां पे ये मिट्टियां ज्यादा पाई जाएगी। समझ में आ रही है ना? कई जना मन मिले, कमेंट भी करे, मैसेज भी करे, गुरुजी आपने तो ये बताया था वहां पे ऐसे। अब अपन स्किल लेके थोड़ी बैठे हैं नक्शे में यहां से यहां नहीं होनी चाहिए मिट्टी है, स्टूडेंट कंफ्यूज है। ये तो जब तक जीना है तब तक सीना है, ऐसे ही चलेगा। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा पानी को रोकने की क्षमता इसके अंदर होती है। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ दो तरह की होती है, और नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र खादर कहलाता है और पुरानी जलोढ़ वाला बांगर कहलाता है। अच्छा, बांगर में जब पुरानी कभी नदियां बहती हो, अब नहीं बहती, वो बांगर है। जहां पे हर साल नदी बहती है वो खादर है। ये रेक, ये सारे अपन ने जो है ये खादर बांगर ये सब चीजें, छाजर वाजर ये सब अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। कांकड़ क्षेत्र वगैरह सारा ही ये कब पढ़ा था? ये जब प्री की तैयारी करवाई तब भारत वाला जो क्षेत्र आया था ना अपने, तब पढ़ा था। और विश्व भारत भूगोल के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ा था। ये सारी चीजें खादर बांगर ये सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। कांकड़ वगैरह सारे के सारे रे बूढ़ वगैरह ये सब जो अलग अलग शब्दावलियां चलती है वो सारी सारी पढ़ा रखी है। लाल पीली मिट्टी, जब देखूं बनेरी लाल पीली मिट्टियां, वही है क्या अलग गीत है की अखियां है की। जब देखूं बनेरी लाल पीली मिट्टियां, इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। लाल रंग होने का प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो काली मिट्टी के अंदर भी लोह तत्व पाया जाता है, लाल मिट्टी में भी पाया जाता है। लाल मिट्टी में जो है लोह ऑक्साइड होने के कारण, है ना, इसके अंदर क्या है, लोह ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और इससे इस लैंग्वेज से प्रश्न बनता भी है। यदि पूछे कि कहां ज्यादा पाई जाती है, सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली आदि क्षेत्र में ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। ऐसी कैसी? देखो ये तो है लाल पीली और ये है लाल काली। अब मैंने इसको पास पास में इसीलिए लिया है ताकि आपको अंतर भी पता चले कि अलग भी है, और ये भी पता चले कि कंफ्यूज नहीं होना है बीच में। लाल पीली मिट्टी है वो, ये है लाल काली। अब लाल काली क्यों है पता है? क्योंकि काली जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है और जहां काली मिट्टी पाई जाती है, उन दोनों का कहीं ना कहीं मिश्रण तो होगा ना। अभी मैंने बताया कि स्केल लेके कोई लाइन खींची हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मिलती भी है। जहां पे वो मिलती है, भाई पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी है, पर्वतीय क्षेत्र में लाल मिट्टी है, तो वो कहीं ना कहीं आपस में मिलती भी है। जिस क्षेत्र में वो मिलती है वहां पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो यानी कि पठारी क्षेत्र, पठारी कौन सा है अपने यहां? कौन सा है अपने यहां पे? ये मालवा के पठार से जुड़ा हुआ हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र। और पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? अरावली वाला क्षेत्र। इन दोनों की मिट्टियों का जहां पे मिश्रण होता है उससे इसका निर्माण होता है। अब ये क्षेत्र में आ जाते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। याद कर लियो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है ना। रेतीली बलुई अलग थी, भूरी रेतीली अलग है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? भूरी रेतीली अलग है, रेतीली बलुई अलग है। बलुई वाली तो पश्चिमी राजस्थान आनो पूरी तरीके हूं, ठीक है ना, वो सबूत ज्यादा है। और भूरी रेतीली अलग है। अब ये भूरी रेतीली है ना, इसे ग्रे पेंटेड कहा जाता है, ठीक है। ग्रे पेंटेड या सीरोज्म मिट्टी भी कह देते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं इसको धूसर मिट्टी भी कह देते हैं। अच्छा, ये भी है ना पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इसे भी मरुस्थलीय मिट्टी भी कह देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेतीली बलुई पाई जाती है वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। उर्वरा शक्ति इसके अंदर कम होती है। ये पाली, जालोर, नागौर, जोधपुर में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके नाम याद रखना, ग्रे पेंटेड, सीरोज्म या धूसर मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन भूरी मिट्टी। यहां पे लिखा है भूरी रेतीली मिट्टी और यहां लिखा है केवल भूरी मिट्टी, रेतीली इसके अंदर नहीं लिखा है, ठीक है ना। कलर के आधार में ये पाई जाती है बनास के अपवा क्षेत्र में, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी बनास नदी जहां जहां बहती है ना, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिसमें आगे आपके जैसे अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि का जो क्षेत्र है वहां पे ये भूरी मिट्टी, रेतीली भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ भूरी मिट्टी लिखा है, तो ये ज्यादा पाई जाती है। अब बात करें अपन लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी के अंदर जो है क्षारीय मिट्टी के गुण भी पाए जाते हैं, हालांकि दोनों थोड़ी सी चेंज होता है, लेकिन लवणीय और क्षारीय की प्रकृति लगभग लगभग समान रहती है, ठीक है। क्षारीय व लवणीय तत्वों की अधिकता होती है।
ये बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर में ये ज्यादा पाई जाती है। और इसके उपचार के लिए, ठीक है, इसे जिप्सम और रॉक फॉस्फेट डालकर उपचारित किया जाता है। यानी थोड़ी अनुपजाऊ होती है, लवणीय तत्व ज्यादा होने से ये अनुपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए, इसका अनुपजाऊपन खत्म करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए इसके अंदर जिप्सम और रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें साथियों पर्वतीय मिट्टी की। अब जैसा कि इसका नाम है वैसे ही पता चल जाता है कि पर्वतीय मिट्टी कहां पाई जाएगी, कि पर्वत पे। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला की उपत्यका में कह सकते हो आप, पर्वत श्रेणी के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। ये खेती के लिए अनुपयुक्त होती है मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, ये ऊपर ऊपर पाई जाती है। ठीक है, गहराई ज्यादा नहीं होती, तो गहराई ज्यादा नहीं है तो पौधों की जड़ें अंदर ज्यादा जाएगी नहीं, जड़ें अंदर जाएगी नहीं तो उपजाऊ इतनी होगी नहीं, तो ये अनुपजाऊ तरह की मिट्टी है। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, राजसमंद आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। समझ में आएगी बात? ठीक, नहीं आई तो भी आगे बढ़ना पड़े। बात करें अब अपन अमेरिकी विद्वानों द्वारा, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया, जिसमें अपने पहले तो है ना राजस्थान में बापड़ा सीधा सीधा प्रश्न बनता। ठीक है, क्या रेतीली मिट्टी कट पाई जावे? ठीक है। बाप बुरी मिट्टी कट पाई जावे? ठीक है। बिंगे बाद मतलब है ना आयो थोड़ो थोड़ो ज्यो ज्यो अध्ययन करे, ज्यो ज्यो मतलब प्रश्न दायरा बढ़े, बिंग बाद ए प्रश्न बनने लगा। ठीक है, पहले जलवायु में प्रश्न बनता, सीधी सीधी जलवायु पूछता। ठीक, बिल्कुल हाँ हो रही, उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, ए आराम याद भी हो जाती। बिंगे बाद आए अध्ययन जूं जूं करिया जेन ध्यान पड़ियो कि कोपेन वर्गीकरण अलग दियो है, थानवेट अलग दियो है, ट्रिवार्ता अलग दिया है, और सब मिलर स्टूडेंट रे गोडा अलग दिया है। ठीक है, बिंगे बाद में सब याद भी करना पड़े। खाली में विद्वान बनने में मतलब नहीं है क्या, हाँ पे याद करने सबसे स्टडी की खीर है। ठीक है, नहीं जो जो ए वर्गीकरण फैलिया, बिंग बाद में ए भी याद करनी पड़े। अब मिट्टियां नॉर्मल वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ना वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वर्गीकरण दिया इसमें एरिडोसोल्स। ठीक है, यानी कि शुष्क रेतीली मिट्टी। अब थान बताऊं, देखो रेतीली मिट्टी अपन दिमाग में आता है ना, अपन ध्यान में आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान में जाना है, पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाना है, रेतीली मिट्टी दिमाग में आती। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में आपने ध्यान दिया कि मतलब जिले बहुत बड़े बड़े, घर दूर दूर है, जनघनत्व है कम। ठीक है, किन्हें आवाज देने में नहीं, वो आगो वो है तो ए रे पकिया, तो ए और रे ये याद रखना आपने, पकिया याद नहीं रखना है। ठीक है, ए रे पकिया, तो ए और रे आगे वाला याद रखना है। तो एरिडोसोल्स आपके याद रखना है रेतीली, शुष्क रेतीली मिट्टी जो है उसे एरिडोसोल्स कहा जाता है। फिर याद रखें कि अल्पीसोल्स कैसे याद रखोगे, तो अल्पीसोल्स में याद रखना, देखो यहां पे है ना सभी मिट्टियों के आगे है ना, एक पर्वतीय को छोड़ दो, सभी मिट्टियों के आगे जो है कहीं ना कहीं मात्राएं लगी हुई है। लेकिन अब इसमें भी यदि देखोगे ना तो पर्वतीय भी आपके कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें यहां मात्रा है, यहां पे न तो इसमें मात्रा है और न ही इस जलोढ़ के ज में मात्रा है, यानी कि अल्पीसोल्स आपको जलोढ़ याद रखनी है। ठीक है, और जलोढ़ को फिर दोमट कहते हैं, कछारी कहते हैं, तो वो सब अलग बात है। ठीक है, वो याद रह जाएगी। फिर बात करें अपन इंसेप्टिसोल्स मृदा, इंसेप्टिसोल्स को डायरेक्ट ही याद रख लेना आप। इंसेप्टिसोल्स वैसे आर्द्र मृदा होती है, लेकिन जो लाल मिट्टी वाली जो मृदा है ना उसे इंसेप्टिसोल्स मृदा कहा जाता है। यानी कि ये इंसेप्टिसोल्स मृदा है ना, ये भी अपने अपने लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। ठीक है ना, उसी को इंसेप्टिसोल्स कहा गया। यदि वर्टिसोल्स की बात करें तो इसकी तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। क्या ट्रिक थी इसकी? कावरे। क्या ट्रिक थी? कावरे, यानी कि काली, वर्टिसोल्स और रेगुर, तो ये काली मिट्टी इसको कहा जाता है। लिथोसोल्स जो है, लिथोसोल्स है यानी कि कोई भी देखो अपने पहले, अब तो क्या है कि सीमेंट के प्लास्टर होते हैं, पहले है ना, पहले गारे से और मिट्टी से, आज भी गांवों में कई घर जो है आज भी गारे और मिट्टी से लीपे जाते थे। तो क्या करते थे? लीपते थे। क्या करते थे? लीपते थे। तो ली और प, ठीक है ना, लीप ऐसे भी याद रख लेना, ली छोटो कर दियो। ठीक है, लीपते थे। तो लिथोसोल्स जो है वो पर्वतीय मिट्टी है। एंटीसोल्स, ठीक है, एंटी पीली, ठीक है, एंटीसोल्स कौन सी है? पीली भूरी मिट्टी है, पीली भूरी मिट्टी एंटीसोल्स है। अब इतने याद करवा दिए तो एंटीसोल्स पीली भूरी है, ये तो डायरेक्ट ही याद कर लेना, इसमें भी ट्रिक की कहां आवश्यकता पड़ेगी इतनी। आपको कंफ्यूज थोड़ी हो गया आप। ए रे पकिया यानी कि एरिडोसोल्स, रे यानी रेतीली, ठीक है, शुष्क रेतीली,
कावरे याद होगो, जलोढ़ अल्फिसोस याद होगी, और क्या चीजें, बस इतना ही है। थोड़ा बहुत याद करो, थोड़ा बहुत ट्रिक बिठाओ, थोड़ा क्या है, मैं मारवाड़ी में क्या करा, थोड़ा चको दे, थोड़ा मक्को दे, ढेबेर पेट भर जिया। अन्य तथ्य, यदि अन्य तथ्यों की बात करें तो देखो, मृदा का जो पीएच मान, उदासीन मृदा का जो पीएच मान होता है किसी भी चीज का वैसे देखा जाए तो 7 होता है पीएच मान, ठीक है। यदि अम्लीय मृदा का पीएच मान देखें तो 7 से कम, और क्षारीय मृदा का पीएच मान देखें तो 7 से ज्यादा, ठीक है। याद कैसे रखें कि 7 से कम वाली अम्लीय है, तो वही बात है, अ के अंदर मात्रा नहीं है, कम के अंदर भी मात्रा नहीं है, तो कम वाली अम्लीय होगी। क्षारीय में आ की मात्रा है, ज्यादा में भी आ की मात्रा आती है, तो ज्यादा वाली क्षारीय होगी। बात ही खत्म, टंटा मेड़ दिया, ठीक है। फिर बात करें अम्लीय मृदा का उपचार कैसे किया जाता है, तो अम्लीय मृदा में चूना और फास्फोरस मिलाया जाता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्षारीय मृदा और क्षारीय या लवणीय का उपचार कैसे किया जाता है, सबसे ज्यादा याद रखना है जिप्सम, कि लंबे समय तक इसे उपजाऊ बना के रखना है तो जिप्सम मिलाया जाता है, और साथ ही साथ रॉक फॉस्फेट भी इसके अंदर मिलाया जाता है, और इसका उपचार किया जाता है, ठीक यादव जी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। ये है ना, ये तो आज आपको फ्री फोकट में मिला था, कैसे, हालांकि क्लास भी फ्री फोकट ही मिल रही है ना, ये मिला था आपको जीडी फैक्ट के माध्यम से सुबह सुबह, पहला टेलीग्राम मत मिली, कम कम्युनिटी में भी डाली हुई है, ठीक है। तो ये जो है, ये भी इस तरीके से भी प्रश्न कई सारे, देखो कैल्सी ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा, इस पे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपने कहीं से भी, मतलब सब तरीके से विद्यार्थियों के पास में जीजीडी का, देखो जीजीडी जो प्लेटफॉर्म है गौरव ज्ञान धारा, यहां से मकसद एक ही है, विद्यार्थी कई बार क्यों पिछड़ते हैं आपको पता है एग्जाम में, कि उनके पास में बेहतर कंटेंट नहीं होता, सिलेक्टिव कंटेंट नहीं होता। भाई देने को तो बहुत सारा तो खूब जगह मिल जाता है, लेकिन सिलेक्टिव कंटेंट नहीं होता, इसलिए विद्यार्थी पिछड़ते कि याद क्या करना है, छोड़ना क्या है। जीजीडी का मकसद, चाहे आप टेस्ट सीरीज देखोगे, चाहे आप बुक्स देखोगे, चाहे आप क्लासेस देखोगे, हमारा मकसद बिल्कुल, उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, सिलेक्टिव मैटर्स पे विद्यार्थियों की पकड़ करनी है। और जितने एग्जाम हुए हैं अपना चैनल बनने के बाद में, अपने जो क्लासेस ली है, या जिसकी पुस्तक दी है, जिसकी टेस्ट सीरीज दी है, जितने एग्जाम हुए हैं सभी के अंदर अपने जितना पढ़ाया है उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया है, सीमित कंटेंट के साथ में। भाई हल्ले में तो सब कर सके, सीमित कंटेंट के साथ में किया है, इसीलिए डंके की चोट पे सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमने मेहनत की है और कम कंटेंट में विद्यार्थियों को समर्थ बनाया है। और बनाया कैसे, भाई किसी चीज के लिए विद्यार्थियों के ऊपर यूं नहीं कि आर्थिक भार बढ़ गया, 5,000 10,000 3,000 फीस हो, क्लासेस भी निःशुल्क है आप लोगों के लिए, फैक्ट जैसी जीजीडी फैक्ट जैसी मुहिम हर रोज मिल रहे हैं, निःशुल्क है। टेलीग्राम पे पूरा कंटेंट निःशुल्क मिलता है, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट निःशुल्क मिलता है, और पुस्तकें यदि मैं नहीं निकालूंगा तो भी विद्यार्थी पुस्तक लेते हैं। मेरा मकसद है कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में पुस्तक भी विद्यार्थी वो पढ़े जो अति और अल्प के बीच का विकल्प है, यानी कि वे चीज जो सिलेक्टिव है, जल्दी से याद हो, इस थ्योरी पर काम करते हैं। और इस थ्योरी पर विद्यार्थियों का बहुत प्रेम मिला है, और आगे भी इसे निरंतर जारी रखा जाएगा। बातें घनी होगी, हम पाचो ध्यान दो अटे। ये जो है ये आपको सुबह उपलब्ध करवा दिया था, इसमें कुछ नहीं आपको याद करना है। रेवरीना या साइरोजैक्स मृदा जो है श्री गंगानगर गेहूं की खेती के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। जिप्सी फेरस जो है बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर जिप्सी याद रख लियो। लाल लोमी उडू लालो, ठीक है, अभी बताया आपको। नॉन कैल्सी ब्राउन ये पाई जाती है अपने मैदानी भागों के अंदर ज्यादा है, जैसे जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। इसमें कैल्सी ब्राउन अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ है, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर। फिर मरुस्थली, रेतीली, तो टिकती बात है, मरुस्थली आते ही आपको पता चल जाएगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, सीकर इस तरफ ज्यादा पाई जाएगी। नई भूरी मिट्टी जो भीलवाड़ा, अजमेर, यानी कि भूरी नाम आया है तो कहीं ना कहीं बनास नदी का रोल इसके अंदर है। काली गहरी मध्यम मिट्टी यानी काली नाम आ गया है तो फिर ये हडोती वाली चीजें आ जाएगी, तो ये कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ इसमें यहां पे पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि हर बार नहीं आएगी तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर यहां पे। पीली भूरी मिट्टी तो फिर जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये आप लोगों को दिया है वैसे, और पीडीएफ के माध्यम से भी आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी, ठीक। अब एक चीज और बताऊं, मुझे याद आ रही है, यदि पूछे आपको कि राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई,
तो ध्यान रखना ये की गई है जोधपुर के अंदर। पहली जोधपुर में है, ठीक है ना, ये कौन सी पहली है। यदि दूसरी पूछे तो दूसरी जयपुर में है, दूसरी पूछे तो दूसरी जयपुर में। और इसका सन पूछ ले तो भी आपको बता दूं 1958। पेन चेंज कर दूं क्या, दिखे कौन। इसका सन पूछ ले तो ध्यान रखना 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। मिट्टियम थान सब कुछ पढ़ा दियो मैं, ठीक। टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ, कल सुबह मिली, ठीक है। जितने थे पढ़ो, बढ़िया तरीके में पढ़ो और याद करो चीजों को, ठीक है। और बहुत ज्यादा कहीं कंफ्यूजन होता है ना, उसे इग्नोर करो, छोड़ो उसे, सीखो, कभी कभी छोड़ना भी सीखो। 5 स्टार वाली एक ऐड आती था, ध्यान है वो, सोपो ऊपर ऊपर डोकरी नीचे बैठी हुए और बहुत छतरी लेने रहो, कोई सामान पड़े जो छोरा ने क्या भी क्या आदि है वो परवाह नहीं करे, वो 5 स्टार खा, डोकरी खुद उठे ले, ऊपर सोपो पड़े डोकरी बजिया। तो कई बार जो है नहीं करना भी बेहतर विकल्प होता है, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का उद्देश्य यह है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कंफ्यूजन भी होता है। यदि अपने लेवल पे वो कंफ्यूजन हम समाधान, देखो हर चीज के लिए यदि किसी न किसी पे निर्भर रहोगे ना तो 100% आपका कोई ना कोई फायदा उठाएगा, सीधी सी बात, चाहे मैं ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जितने आप आत्मनिर्भर बनोगे ना, आपका फायदा जिंदगी में कोई नहीं उठा पाएगा और आप सबका फायदा उठा पाओगे। तो इसलिए जितना अपने लेवल पर शोध करके आप कंफ्यूजन दूर कर पाते हो, संतुष्ट हो पाते हो, बहुत बढ़िया है। आप सोचो कि कोई फलानिया आपको बिल्कुल आपके लेवल का संतुष्ट करेगा, नहीं कर सकता। यदि आप वहां से संतुष्ट हो जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है, उस फैक्ट को छोड़ दो, क्या गारंटी कि वही चीज आएगी वहां। और यदि कंफ्यूजन वाली है तो उसके लिए चिंता ही क्यों करनी है, ये दो चीजें मिल रही है उससे संबंधित, तो उसके लिए चिंता करनी भी क्यों है, वो न तो फायदा करेगी न नुकसान करेगी, तो अपन उसके अंदर समय इतना व्यर्थ क्यों करें, ठीक है। एक मोटिवेशनल वीडियो देंगे 2-4 दिन में, थोड़ा टाइम से ऐड नहीं हो रही है मेरे के, समय की व्यस्तता हो गई है पूरा, ठीक है ना। थोड़ा समय सेट हो तो भी मुझे कुछ जो है विद्यार्थी चाहते हैं, कुछ अंतिम दिनों की रणनीति भी बतानी है, कुछ मोटिवेशनल बातें हैं, कुछ एक जो है टॉपिक, मतलब किस तरीके से, क्योंकि इस समय जो है रणनीति बहुत काम आती है। तो वो कोशिश करूंगा मैं कि यदि होगा, बहुत सारी चीजें चलती है दिमाग में कि हाँ ये बताना है विद्यार्थियों को, लेकिन जो है समय की कमी के कारण ये चीजें कुछ रह जाती है, ठीक है। कोशिश करेंगे और समय को थोड़ा सा सेट किया जाए। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।